हेलो फ्रेंड्स। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर आपके सामने चर्चा करेंगे। हमारे आज का जो टॉपिक है, हमारा जो आज का वीडियो है, वो उन सभी समसामयिक गतिविधियों के ऊपर आधारित है जो अगस्त 2022 में घटित हुई हैं। और उन्हीं के ऊपर हम इस वीडियो में 50 प्रमुख घटनाओं के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं उनको आपके सामने लेकर के आएंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का वीडियो करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर पूरी तरीके से आधारित रहेगा। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ज़रूर बताएं। तो आते हैं आज के अपने वीडियो के ऊपर। और इसमें पहला प्रश्न है जो हमने आपसे पिछले अपने वीडियो में भी पूछा था और इसका उत्तर आपसे देने के लिए कहा था कि किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए था हमारे सामने अनुष्का गौर, ऑप्शन बी था कनिका शर्मा, ऑप्शन सी था गिनी गुप्ता और ऑप्शन डी था दिविता राय। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा ऑप्शन डी, दिविता राय, जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। ठीक, जो कर्नाटक की रहने वाली हैं। ठीक है, और उन्होंने अभी हाल ही में एक इवेंट में भारत की तरफ से मिस दीवा यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, अब जब वो इस खिताब को अपने नाम कर चुकी हैं तो वो 71वें मिस यूनिवर्स पीजेंट में जो इस वर्ष सन 2022 में होने वाला है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि अभी वर्तमान में जो मिस यूनिवर्स हैं वो भारत की ही हरनाज संधू हरनाज संधू। और इस प्रतियोगिता में जो भी मिस यूनिवर्स का खिताब जीतेगा उसको हरनाज संधू खुद ताज मिस यूनिवर्स का ताज पहनाएंगी। तो फिलहाल यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, दिविता राय। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ये फिल्म फेयर अवार्ड्स अभी बहुत जल्दी ही हुए हैं। ठीक, और इनमें पहला ऑप्शन आता है वरुण धवन, दूसरा ऑप्शन आता है रणवीर सिंह, तीसरा आता है रितेश देशमुख या ऑप्शन डी आमिर खान। तो इस प्रश्न के सही उत्तर में बता दें कि अभी पिछले वर्ष एक फिल्म रिलीज हुई जो काफी इंतजार के बाद, क्योंकि कोविड की वजह से उसको कई बार टालना पड़ा था, और उस फिल्म का नाम था 83, जो भारत की भारत ने जो 1983 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जीता था उसकी कहानी के ऊपर आधारित थी। और इसी फिल्म के लिए ऑप्शन बी रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक, उसके अलावा कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। ठीक, ये अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड जो है हर साल दिए जाते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में इनका काफी महत्व है, और जिसको ये अवार्ड मिलता है वो उसके लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पे उसको देखा जाता है। तो इस बार जो फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे वो फिल्म फेयर अवार्ड्स का 67th एडिशन था। ठीक, जिसमें रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ठीक, ऑप्शन बी रणवीर सिंह।
आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? ठीक है, क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। इसमें ऑप्शन ए है भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन सी है कानपुर उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी है हमारे सामने चंडीगढ़ पंजाब में। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए, भोपाल, कैपिटल और राजधानी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, वहां पे क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी, इस बात की घोषणा की है। यहां पर यह बात जानने का काबिल है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन, जिसको पीएम ABHIM, ठीक, इस नाम से भी हम जानते हैं, उसके अंतर्गत भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के की राजधानी भोपाल में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जिसको हम NCDC कहते हैं, उसके क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक, तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, भोपाल। ठीक है, और जो स्कीम है पीएम ABHIM है, और एनसीडीसी की स्थापना की जाने की बात की गई है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ में। इसको भी हम यहां पर लिख सकते हैं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये मेन चीजें हैं जिनको हमको यहां पर ध्यान में रखना है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यूईएफए अवार्ड, यूएफए जिसको हम लोग बोलते हैं, 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? ठीक है, ये अवार्ड्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, कहीं ना कहीं एक तरीके से ना इतिहास में ये अवार्ड लिखे जाते हैं, तो उस हिसाब से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है वर्जिल वॉन डिक, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है करीम बेंजेमा, या फिर ऑप्शन डी है लियोनल मेसी। ठीक है, ये चारों नाम कहीं ना कहीं अपने लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कहना चाहिए ऑल टाइम ग्रेट्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी की काउंटिंग होती है। ठीक, और बहुत समय तक ये लोग बड़े बड़े खिताब अपने नाम करते रहे, लेकिन इस बार का जो यूईएफए अवार्ड 2022 था, वो गया है ऑप्शन सी, करीम बेंजेमा के नाम पे। ठीक है, उनको इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है, और उसके साथ में एलेक्सिया पुटेलस, ठीक, उनको सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। ठीक, तो करीम बेंजेमा हो गए हमारे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, और एलेक्सिया पुटेलस हो गई हमारी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। ठीक है, और उनको, करीम बेंजेमा को ये जो पुरस्कार है वो इसलिए दिया गया कि उन्होंने इससे पहले चैंपियंस लीग में 15 गोल किए थे, और रियल मैड्रिड को रिकॉर्ड 14वां यूरोपियन खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मतलब कि चैंपियंस लीग में इन्होंने 15 गोल्स स्कोर किए थे, और इनकी वजह से जो रियल मैड्रिड है, ठीक है, वो अपना 14वां खिताब, 14th टाइटल वी कैन राइट इट एज, वो जीतने में सफल हो सकी। ठीक है ना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, करीम बेंजेमा। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। डीआरडीओ, ठीक है, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? ठीक है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हमारे सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अर्जुन के सिंह,
ऑप्शन बी विनीत एम शर्मा, ऑप्शन सी समीर वी कामत और ऑप्शन डी पुरुषोत्तम एल राव। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी समीर वी कामत। ठीक है, उनको रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी तक ये एक बात और जो आपके जानकारी के लिए है कि अभी तक कामत जो थे वो डीआरडीओ के नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स इस प्रभाग के, इस सेक्शन के महानिदेशक हैं। ठीक है ना, महानिदेशक हैं। ठीक, और इस पद पे वो जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी इनका स्थान लेंगे। ठीक है, जिनको अब रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है, रक्षा मंत्री का जी सतीश रेड्डी को ये नियुक्त किया गया है और इनकी जगह पे समीर वी कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हमारे सामने कानपुर, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है हमारे सामने सुल्तानपुर। ठीक है, तो इसके पहले ये बता दें कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उन्होंने राज्य में सिंगापुर की तर्ज पे पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाने की घोषणा की है। मतलब कि जिसको वो कॉपी कर रहे हैं एक तरीके से, दैट इज फॉर सिंगापुर। ठीक है, उसकी कॉपी यहां पर की जा रही है। ठीक है, अब पहले तो ये यहां पर बता दें आपको कि भारत में 13 ओपन डे सफारी हैं। ठीक है, लेकिन एक भी नाइट सफारी नहीं है। पहली नाइट सफारी की तर्ज पर, ठीक है, 2027.46 हेक्टेयर इस क्षेत्रफल में फैले कुकरेल वन क्षेत्र में 350 एकड़ में, ठीक है, 350 एकर्स नाइट सफारी विकसित की जाएगी और इसके अलावा 150 एकड़ में प्राणी उद्यान बनाया जाएगा। और जैसे हमने कहा कुकरेल, ठीक है, ये वो वन क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा और ये वन क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन सी लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में विकसित की जाएगी, बनाई जाएगी। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर और अगला प्रश्न कहता है
मलेशिया में स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे सामने 31 अगस्त, ऑप्शन बी है 2 सितंबर, ऑप्शन सी है 28 अक्टूबर और ऑप्शन डी है हमारे सामने 21 दिसंबर। वैसे तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही क्या कहते हैं सीधा साधा सवाल है, जिसको मालूम है मालूम, जिसको नहीं मालूम उसको नहीं मालूम। फिलहाल हमारे सामने यहां पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए, 31 अगस्त। भारत का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त, मलेशिया का स्वाधीनता दिवस 31 अगस्त। अगर इसको हमको याद रखना है तो हम यही याद कर लें कि उसी महीने में पड़ रहा है जिस महीने में भारत का स्वतंत्रता दिवस पड़ता है। और क्या तारीख है? 31 अगस्त को मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। वज्र प्रहार 2022 भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ है? वज्र प्रहार, ठीक है, एक संयुक्त अभ्यास, क्या कहते हैं सैन्य अभ्यास जिसको हम कह सकते हैं। यहां पर हमारे सामने ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राजील और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो यहां पर हम बता दें आपको कि सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अमेरिका। ठीक, भारत और अमेरिका के संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसको हमने नाम दिया है वज्र प्रहार 2022, उसका 13वां एडिशन, ठीक है, 13वां संस्करण, ये अभी हाल ही में हिमाचल के बकलोह में संपन्न हुआ है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी अमेरिका। और वज्र प्रहार का ये 13वां संस्करण था, 13वां एडिशन था, जब दोनों देश की सेनाओं ने साथ में मिलकर के अभ्यास किया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। हमारा यह प्रश्न कहता है BWF, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, BWF, ठीक है, बड़ी प्रतियोगिता है। ठीक है, और इसमें हमारे ऑप्शंस हैं ए केंटो मोमोटा, ऑप्शन बी ली जी जिया, ऑप्शन सी चेन लॉन्ग या ऑप्शन डी विक्टर एक्से लसन। ठीक है, विक्टर एक्से लसन। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने सही ऑप्शन आता है डेनमार्क के खिलाड़ी विक्टर एक्से लसन। ध्यान रहे कि ये डेनमार्क को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये वहां के नागरिक हैं। इन्होंने इस वर्ष 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है और इस खिताब के लिए उन्होंने थाईलैंड के खिलाड़ी जिनका नाम है कुनलावुत विडिडर सरन, ठीक है, कुनलावुत विटी डसर्न, विटी डसर्न, ठीक है, इनको 21-5, 21-16 से पराजित किया और ये पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया। तो यहां पर हमारे सामने सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, विक्टर एक्सेलसन। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। लघु उद्योग दिवस, ऑप्शन ए है हमारे सामने 30 अगस्त, ऑप्शन बी है हमारे सामने 31 अगस्त, ऑप्शन सी है हमारे सामने 20 अगस्त और ऑप्शन डी है हमारे सामने 29 अगस्त। तो जो भी चारों ऑप्शन है वो बहुत ही क्लोज के हैं, तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को हर वर्ष
मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं सभी को समझ में आता होगा कि लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और जो भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इस चीज को हमको ध्यान में रखना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, 30 अगस्त। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। कौन भारतीय क्रिकेटर हाल ही में टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए है हमारे सामने हार्दिक पांड्या, ऑप्शन बी है हमारे सामने रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है हमारे सामने विराट कोहली, या ऑप्शन डी है हमारे सामने रविंद्र जडेजा। वैसे चारों जो हैं वो भारतीय क्रिकेटर हैं, चूंकि यहाँ पे भारतीय क्रिकेटर लिखा हुआ है, फिर भी एक ध्यान तुरंत से ही जाता है, या तो ये रोहित शर्मा होने चाहिए या तो फिर ये विराट कोहली होने चाहिए। ठीक, और इनमें से सही उत्तर अगर पता है तो फिर हमको सही उत्तर मालूम है। और कहीं ना कहीं जो हमारा यहाँ पर ये गैस है वो सही है, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा, जो इस समय भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट्स में, चाहे वो वनडे इंटरनेशनल्स हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो टी20 इंटरनेशनल्स हो, तीनों फॉर्मेट्स में भारतीय टीम के कप्तान हैं। और हाल ही में वो टी20 क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, भारतीय क्रिकेटर नहीं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। तो ऑप्शन बी, रोहित शर्मा इज द करेक्ट ऑप्शन। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है, किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी के WBC इंडिया का खिताब जीता? मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी में। ऑप्शन ए है हमारे सामने मैरी कॉम, ऑप्शन बी है विजेंदर सिंह, ऑप्शन सी है हमारे सामने धर्मवीर सिंह, या ऑप्शन डी है हमारे सामने मोहम्मद अजहर। ठीक है, तो अब यहां पर दो चीजें तो रूल आउट कर दें कि विजेंदर सिंह अब प्रो हो चुके हैं तो उनका नाम यहां पर नहीं आता, मैरी कॉम नहीं है, ये बात पक्की बात है। अब ये जो बचे हुए दो ऑप्शन है इनमें से चूज करना है, और यहां पर सही ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, मोहम्मद अजहर। और उन्होंने एक बड़े उलटफेर में ऑप्शन सी, धर्मवीर सिंह को ही पराजित करके ये खिताब अपने नाम किया है, और सुपर फेदरवेट में WBC इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, मोहम्मद अजहर। और जो चीज ध्यान में रखने काबिल है वो ये कि फाइनल में उन्होंने धर्मवीर सिंह को ही परास्त किया है। ठीक, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? पहला ऑप्शन है हमारे सामने ऑप्शन ए, अक्षय सिंघानिया, ऑप्शन बी है हमारे सामने आदिल सुमेरीवाला, ऑप्शन सी है हमारे सामने नमित अंबानी, या ऑप्शन डी है हमारे सामने अशोक सुमरीवाला। ठीक है, तो अब चूंकि यहां पर वैसे तो जिसको इन सब चीजों का आइडिया नहीं है वो क्या कहते हैं, अब तुक्के की बात कर ले या कैसी बात कर ले तो वो नहीं लगा पाएगा, लेकिन हाँ तुक्के वाली बात है तो यहां पर हमारे सामने ऑप्शन बी और डी में भाई ये जो सरनेम है वो सेम है। ठीक, तो भाई तुक्के में कोई ना कोई इसी पे मारना होगा, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा यहां पर ऑप्शन बी, आदिल सुमरी वाला। ठीक है, और इनको भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो कौन भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे सामने उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारे सामने उड़ीसा, या ऑप्शन डी हमारे सामने मध्य प्रदेश। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और ये घोषणा भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की गई है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका की तर्ज पे एजुकेशन टाउनशिप परियोजना, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में
ई टी वाई भी कह सकते हैं, उसको मंजूरी दे दी है। और ये भारत की अपनी पहली किस्म की एजुकेशन टाउनशिप होगी, जहां पर एक ही जगह पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाएंगी और उनको साथ में एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उनमें भी ट्रेन किया जाएगा। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, जहां पर एजुकेशन टाउनशिप, पहली एजुकेशन टाउनशिप भारत की बनाई जाने वाली है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है, मतलब कि महिला खिलाड़ी, ठीक है ना। ऑप्शन ए है शांति मलिक, ऑप्शन बी है मनीषा कल्याण, ऑप्शन सी है हमारे सामने बाला चौहान, ऑप्शन डी है हमारे सामने दलीमा छिब्बर, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण, ठीक। और वो यूईएफए चैंपियंस लीग में खेलने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी बनी हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बता दें, इन्होंने अपोलन लेडीज एफसी के लिए, फुटबॉल क्लब के लिए लातवियन क्लब रिगास एफसी के खिलाफ डेब्यू किया था, ठीक है। मतलब कि अपोलन लेडीज एफसी मतलब फुटबॉल क्लब, ठीक है ना। एफसी इसको इस तरीके से लिख देते हैं, फुटबॉल क्लब, ठीक है। उन्होंने लातवियन क्लब रिगास एफसी के खिलाफ डेब्यू किया था। और ये क्वालिफाइंग मैच था जिसमें इन्होंने मनीषा को 60वें मिनट में साइप्रस की मारिलने जॉर्जिया की जगह पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलने के लिए भेजा गया था, ठीक है। और वो इस तरीके से इस लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई। तो यहां पर सही ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब अगला प्रश्न हमारा कहता है मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी अमेरिका, ठीक है। तो यहां पर हमारे सामने जो सही उत्तर है वो है स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये जो कानून है वो महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए क्या कहते हैं, बहुत ही हेल्पफुल कानून है। और आपके इसके साथ में आपको यह भी बता दें कि इस कानून के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों एवं स्थानीय सरकारी निकायों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने टॉयलेट्स में, शौचालयों में टैम्पून और सैनिटरी नैपकिन समेत माहवारी संबंधी सभी विभिन्न उत्पाद जो हैं वो उनको अवेलेबल कराए, उनको वहां पर उपलब्ध कराए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। किसे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है? ये अगस्त की कुछ एक गिनी चुनी बहुत ही इंपॉर्टेंट घटनाओं में से एक है। और इस जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं उनमें से है ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी उदय उमेश ललित, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, और ऑप्शन डी विनीत सरन। तो भाई रंजन गोगोई तो पहले ही सीजीआई रह चुके हैं, ठीक है, रिटायर भी हो चुके हैं। ऑप्शन सी श्री रामनाथ कोविंद जो हैं वो तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति थे, तो इसलिए, और उनका भी कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। और उनकी जगह महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने ले ली है, ठीक। तो अब हमारे सामने दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन बी उदय उमेश ललित, या ऑप्शन डी विनीत सरन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, ऑप्शन
बी। और इनको हम जनरली यू यू ललित इस नाम से, जो उनका उनके नाम के तरीके शॉर्ट फॉर्म है, उससे ज्यादा जानते हैं। ठीक है, तो जस्टिस यू यू ललित को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, और इसके पहले इस पद पे जिन जो आसीन थे उनका नाम है एन वी रमना, जिनका ये स्थान लेंगे। ठीक है, ये बात बताने काबिल है कि जस्टिस यू यू ललित क्रिमिनल लॉ के स्पेशलिस्ट हैं, और इसके पहले उन्हें 13 अगस्त 2014 को, ठीक है, 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। मतलब बार से सीधे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए थे, प्रमोट किए गए थे। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर होता है जस्टिस यू यू ललित, ऑप्शन बी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब यह प्रश्न हमारा कहता है, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ठीक, कौन बने हैं ये हमको बताना है। यह जो घटना थी ये भी चर्चा में रही है, न्यूज में रही है। ठीक, क्योंकि ये भी एक तरीके से एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, एक तरीके का गौरव है जो किसी भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। ठीक है, पहले तो हम ये बता दें, लुसाने डायमंड लीग जो है वो ट्रैक एंड फील्ड से ताल्लुक रखती है, एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धा है। और इसमें जो ऑप्शन ए हमारे सामने है वो है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, ऑप्शन सी है बजरंग पूनिया, ऑप्शन डी है रवि कुमार दहिया। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, ट्रैक एंड फील्ड की नहीं है। बजरंग पूनिया रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, ट्रैक एंड फील्ड के नहीं हैं। रवि कुमार दहिया भी रेसलिंग के खिलाड़ी हैं या बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, ठीक है, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड के नहीं हैं। तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचता है और वो है नीरज चोपड़ा। ठीक, ये नीरज चोपड़ा वही हैं जिन्होंने गत वर्ष भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, कहना चाहिए व्यक्तिगत इस प्रतिस्पर्धा में। वैसे तो टीम प्रतिस्पर्धा के बारे में बात करी जाए तो भारत की हॉकी टीम कई बार गोल्ड मेडल जीत चुकी है, लेकिन अभी तक किसी व्यक्ति विशेष ने भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं दिलाया था। वो पिछली बार नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में करके दिखाया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहां पर होता है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। ठीक, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने, और उनकी जो थ्रो थी वो थी 89.08 मीटर्स की। ठीक है, और ये जो उनकी थ्रो थी वो इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए इस बार काफी साबित हुई। तो प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसको चुना गया है? ठीक है, AIFF मतलब कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। ठीक, हमारे सामने ऑप्शन ए है संदेश झंगन, ऑप्शन बी है अनुरुद्ध थापा, ऑप्शन सी है सुनील छेत्री, ऑप्शन डी है मनवीर सिंह। ठीक, इन सभी ऑप्शन में सही ऑप्शन होता है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। हम वैसे तो भारत ने बहुत सारे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी देखे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों की सबसे ज्यादा तारीफ होती है उसमें चुन्नी गोस्वामी, आयम विजयन, भाईचुंग भूटिया, और उसके साथ में नाम आता है सुनील छेत्री का। ठीक, और वो क्या कहते हैं, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उसके कप्तान भी हैं। ठीक, और इस बार उनको ये जो खिताब है उसे नवाजा गया है। इसके अलावा महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को ये खिताब दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का खिताब मनीषा कल्याण को दिया गया है। और अभी इस कुछ प्रश्न पहले कहीं ना कहीं इन्हीं मनीषा कल्याण का नाम आया था कि वो पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है जो यूएफए में खेली हैं। ठीक है, तो उसके अलावा एक चीज और बताने काबिल है कि सुनील छेत्री को यह पुरस्कार 7वीं बार दिया गया है।
ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी, सुनील छेत्री। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई इंटरनेशनल एक्सपो में किस भारतीय ने वर्ल्ड स्टैंप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए है हमारे सामने अशोक शर्मा, ऑप्शन बी है वीरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी है रविंद्र शर्मा, या ऑप्शन डी है अशोक सिंह। ठीक, तो तीन में नाम सरनेम सेम हो गया तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, वीरेंद्र शर्मा। ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फिलाटेली की तरफ से ये जो इंडोनेशिया के जकार्ता में इंटरनेशनल एक्सपो हुई थी, उसमें वीरेंद्र शर्मा जो कि राजस्थान में उदयपुर के निवासी हैं, ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड स्टैंप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत करके राजस्थान का और भारत का नाम रोशन किया है। तो सही उत्तर होता है इसका क्या? ऑप्शन बी, वीरेंद्र शर्मा। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है हमारे सामने जापान, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है बुल्गारिया, और ऑप्शन डी है हमारे सामने भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हंगरी। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में उसके 14 स्टेडियमों में 19 से लेकर के 27 अगस्त 2023 के बीच में किया जाएगा। ठीक, हंगरी और इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, ठीक है, वहां पे। अब तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, हंगरी। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अब यह प्रश्न कहता है किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है? मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, ऑप्शन ए है नीरजा सिंह, ऑप्शन बी है प्रीति खन्ना, ऑप्शन सी है आर्या वालवेकर, और ऑप्शन डी है सुमन ग्रोवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है आर्या वालवेकर, जो अभी 18 वर्ष की हैं, 18 इयर्स ओल्ड। ठीक है, उन्होंने इस बार मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि इस खिताब को जीतने से पहले आर्या वालवेकर मिस इंडिया डीएमसी की विजेता भी रह चुकी हैं। ठीक है, मिस इंडिया डीएमसी वो भी उसकी विजेता भी ये रह चुकी हैं। आर्या के अलावा इस प्रतियोगिता में वॉशिंगटन स्टेट की अक्षी जैन, AKSHI, अक्षी जैन, इनको मिसेस इंडिया यूएसए का ताज पहनाया गया है। मिसेस मतलब कि शादीशुदा हैं, मिसेस इंडिया यूएसए अक्षी जैन। ठीक है, उसके अलावा ये बिलोंग करती हैं वॉशिंगटन स्टेट से, वॉशिंगटन स्टेट, ठीक है, इसको बिलोंग करती हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूयॉर्क की तन्वी ग्रोवर, ठीक है, तन्वी ग्रोवर, ठीक है, उनको मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब दिया गया है। तो यहां हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्या वालवेकर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है
सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सीएसआईआर, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे सामने नटाली जोरोथोवा, ऑप्शन बी है अरुणा चंद्रपंत, ऑप्शन सी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ऑप्शन डी है विशाखा नागर कोटी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी। जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ठीक, उनको वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे जो बात आपको बताने काबिल है कि वो इस पद के ऊपर शेखर मांडे का स्थान लेंगी, जो अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, ये बात गौरतलब है, ध्यान देने काबिल है कि सीएसआईआर जो है वो सीएसआईआर ये 38 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका एक यूनियन है, ठीक है ना, उनकी एक सम्मिलित संस्था है, इसका एक संघ है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है हमारे सामने उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हमारे सामने गुजरात, ऑप्शन सी हमारे सामने उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हमारे सामने हरियाणा। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड में 13 जिले हैं। ठीक है, और उत्तराखंड ने अपने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम उसको विकसित करने का निर्णय लिया है। मतलब कि अब हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे, उनके जितने भी इंटरेक्शन है सब संस्कृत में हुआ करेंगे, और यहाँ के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा, एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ, ठीक, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि कहना चाहिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसको और बोला जाए कि जो मंत्रालय है वो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है ठीक, उसके द्वारा मध्य प्रदेश के ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी एमपी और जगह का नाम है खंडवा। ठीक है, संयंत्र का जो उद्देश्य होगा वो 2022-23 तक 600 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का होगा, इतनी बिजली उसको पैदा करनी है। ठीक, जिसकी लागत जो है वो 3000 करोड़ से भी ज्यादा रहने का अनुमान है। ठीक है, वैसे तो ये ध्यान देने काबिल है कि भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में परिचालित है। रामा गुंडम, ठीक है, ये कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है, तो भारत में इस तरीके की परियोजना पहले से ही चल रही है। ठीक है ना, जो पहले वहां पर चल रही थी, और जिसका जो संचालन था रामागुंडम में वो एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, और अब
कहना चाहिए जो अगला सबसे बड़ा है संयंत्र है इस तरीके का, वो एमपी में, मध्य प्रदेश में खंडवा में लगाया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और ये प्रश्न कहता है किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों ट्रेनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, या ऑप्शन डी है हमारे सामने जर्मनी। तो आपको बता दें, इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, जर्मनी। जर्मन देश के अधिकारियों ने हाइड्रोजन गैस से चलने वाली यात्री ट्रेनों का विश्व का प्रथम बेड़ा लॉन्च कर दिया है, जो 15 डीजल ट्रेनों की 15 डीजल से चलने वाली ट्रेन्स की जगह लेगा। ठीक है, जो प्रथम लोअर सैक्सोनी राज्य में गैर विद्युतीकृत पटरियों पर संचालित होती थी। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, जर्मनी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन ए है हमारे सामने VLUU-SAM, ऑप्शन बी हमारे सामने VLRT-SAM, ऑप्शन सी हमारे सामने VLSR-SAM, या ऑप्शन डी हमारे सामने VLPT-SAM। तो हम बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर होता है VLSR-SAM, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। ठीक, और इन दोनों संगठनों ने मिलकर के उड़ीसा, ठीक है, जिसको हम अब ओडिशा कहते हैं, ठीक है, उसके तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, जिसको हम ITR बोलते हैं, ठीक है, वहां से चांदीपुर चांदीपुर से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है ना, VLSR-SAM को हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, VLSR-SAM, ऑप्शन सी। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? और ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है कि गुजरात सरकार ने, ठीक, अपने यहां पर अपने राज्य में सेमीकंडक्टर नीति को शुरू कर दिया है, और इसके द्वारा वो अपने राज्य में इस क्षेत्र में नए निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं। ठीक, और ये जो नीति शुरू करी जा रही है वो 2022 से 27 के लिए की जा रही है। ठीक है, 2022 से लेकर के 2027 के लिए करी जा रही है, और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और जो ये जो नीति बनाई गई है वो जो भारत सरकार का एक मिशन था, भारत सेमीकंडक्टर मिशन, उसके अनुरूप बनाया गया है। ठीक, और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस नीति को लागू करने से सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां पैदा की जाएंगी। 2 लाख जॉब्स विल बी जनरेटेड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, गुजरात। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है सिडनी, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अमेरिका, या ऑप्शन डी है रशिया। तो भाई देश की बात हो रही तो सिडनी देश तो नहीं है, तो ये पहले कट जाता है। यूरोप एक कंटिनेंट है, महाद्वीप है, तो ये हट जाता है क्योंकि वो देश नहीं है। तो अब 2 देश हमारे सामने रह जाते हैं, ऑप्शन सी अमेरिका, या ऑप्शन डी रशिया, रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी,
अमेरिका। ठीक, अमेरिका और इजराइल ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो सही ऑप्शन हुआ हमारा ऑप्शन सी, अमेरिका। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है, किस तेल और गैस शोधन कंपनी ने हाल ही में राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है भारत पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में एचपीसीएल कहते हैं, ऑप्शन सी है हमारे सामने गेल, ठीक, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो GAIL, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑप्शन डी NTPC। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए, मतलब कि ग्रीन एनर्जी और एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए जो प्रतिबद्धता दिखाई है, और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। तो सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन बी, HPCL। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। यह प्रश्न कहता है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया? एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 में, और ये जो पदक उन्होंने जीता है वो 14 साल के बाद जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है हमारे सामने फ्रांस, और ऑप्शन डी है हमारे सामने अफ्रीका। ठीक है, तो हम आपको ये बता दें कि भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए, कांस्य पदक के लिए, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया को हराया और 14 साल के बाद पदक हासिल किया, वो भी ब्रॉन्ज मेडल, मतलब कि कांस्य पदक। तो सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए, साउथ कोरिया। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है, भारत ने खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी IOAA पर आयोजित 15वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, ये इवेंट भी अभी रिसेंटली ही हुई थी और काफी सुर्खियों में रही थी, क्योंकि भारत ने इसमें काफी अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, और ये बात और हाँ, हमारे सामने ऑप्शन ए है दूसरा स्थान, ऑप्शन बी है हमारे सामने तीसरा स्थान, ऑप्शन सी है हमारे सामने सातवां स्थान, या ऑप्शन डी है हमारे सामने आठवां स्थान। तो ये जो क्या कहते हैं प्रतियोगिता हुई थी IOAA, ठीक है, वो 14 से 21 अगस्त 2022 के बीच में हुई थी। ठीक है, और ये जो था वो 15वां एडिशन, जैसे हमने लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, वो अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड का था, जो जॉर्जिया के कुटैसी में आयोजित किया गया था। और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान भारत को हासिल हुआ था। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में ये होगा राष्ट्रमंडल? ठीक है ना, तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है, कॉमनवेल्थ। ठीक है ना, ऑप्शन ए है हमारे सामने कनाडा, ऑप्शन बी हमारे सामने अमेरिका, ऑप्शन सी हमारे सामने जापान, और ऑप्शन डी हमारे सामने इटली। ठीक है, तो 20 से लेकर के
26 अगस्त के बीच में, ठीक है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, वो कनाडा, मतलब कि ऑप्शन ए, ठीक है ना, कनाडा, इस कंट्री के हैलिफैक्स में संपन्न हुआ है अभी हाल ही में। और जो इसका थीम था इस सम्मेलन का, वो था इंक्लूसिव, accessible, accountable, and strong parliament, the cornerstone of democracy and essential for development। ठीक है, फिर से जो उसकी थीम थी उसको हम रिपीट कर रहे हैं। इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल एंड स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट, द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी एंड एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट, जिसका और इस जो संसदीय सम्मेलन था उसका आयोजन कनाडा में। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर हमारे सामने सही ऑप्शन बनता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी को भारतीय रेलवे ने क्या नाम दिया है? ठीक है, सबसे लंबी गाड़ी, ठीक है, ऑप्शन ए है सुपर वासुकी, ऑप्शन बी है हमारे सामने सुपर वातुकी, ऑप्शन सी है हमारे सामने सुपर चासुकी, ऑप्शन डी है हमारे सामने सुपर आसुकी। तो ये बता दें कि 295, 295 रेलवे कंपार्टमेंट हैं जिसमें, ठीक है, उसमें और इस जो मालगाड़ी है उसकी लंबाई है 3.5 किलोमीटर्स, ठीक है, और इसका नाम है ऑप्शन ए सुपर वासुकी। वैसे तो हम आपको बता दें कि जो आ, हमारी जो मान्यता है उसमें सांपों के राजा का नाम वासुकी है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो नाम लिया गया है वो वहीं से लिया गया है, ठीक है, और लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भगवान शंकर हैं उनके गले में जो वासुकी नाग हैं वो विराजमान हैं, ठीक है, तो उनके नाम पर कहीं ना कहीं ये जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, ठीक है, उसको नाम दिया गया है। ठीक, और इस मालगाड़ी ने 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर के राजनांदगांव के बीच में 27,000 टन कोयला लेकर के सफर किया। 27,000 टन कोयला, ठीक है, और कोरबा से नागपुर, और नागपुर में भी जो जगह है उसका नाम है राजनांद गांव, राजनांद गांव, सॉरी, ठीक है, ये उस गांव का नाम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए सुपर वासुकी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न कहता है किस विद्युत कंपनी को एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है हमारे सामने एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन बी है हमारे सामने एनएचपीसी लिमिटेड, ऑप्शन सी है हमारे सामने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है हमारे सामने गेल इंडिया। ठीक है, तो सबसे बड़ी देश की एकीकृत जो कंपनी है वो एनटीपीसी लिमिटेड, मतलब ऑप्शन ए, उसको एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर हमारा सही ऑप्शन होता है ऑप्शन ए एनटीपीसी लिमिटेड। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। चांगवोन पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में किस भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी ने हाल ही में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए मनीष नरवाल, ऑप्शन बी सिंगराज अधाना, ऑप्शन सी अवनी लेखारा, ऑप्शन डी योगेश कठुनिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी सिंगराज अधाना, और उनके साथ में सिद्धार्थ बाबू ने चांगवोन पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है अपनी अपनी प्रतियोगिताओं में कांस्य पदक हासिल किए हैं। तो इसके अलावा सिंगराज अधाना के अलावा जो दूसरा नाम आता है वो है सिद्धार्थ बाबू।
ठीक, तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होता है यहां पर। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कह रहा है 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या ऑप्शन डी शीला दीक्षित। तो भाई एक बात तो हम यहाँ पे साफ साफ आपको ये बता दें कि महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर होता है। ठीक, तो ये सही ऑप्शन तो नहीं हो सकता। हमारे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, लेकिन 20 अगस्त को जिसका जन्मदिन पड़ता है, ठीक, और वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ही थे, तो जिस वजह से शीला दीक्षित का ऑप्शन भी सही नहीं बैठता। और इस प्रश्न का फिर सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन ए राजीव गांधी। ठीक है, तो भारत में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस को, समरसता दिवस को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, जो कहीं ना कहीं देश के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इस दिन को सद्भावना दिवस, उसके अलावा समरसता दिवस और राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो सही ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन ए राजीव गांधी। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस लिए मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे सामने सौर ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु, ऑप्शन बी है हमारे सामने मृदा ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु, ऑप्शन सी है हमारा अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु, ऑप्शन डी है हमारे सामने वायु ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु। तो अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु देश भर में 20 अगस्त 2021 को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। मतलब कि ऑप्शन सी हमारे सामने सही ऑप्शन है, अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु। ठीक है, और वर्ष 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के बजाय ये जो अक्षय ऊर्जा स्रोत थे उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी। मतलब कि पहली बार ये जो था वो 2004 में मनाया गया था, जब इसकी शुरुआत की गई थी 20 अगस्त 2004 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने हेतु। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे सामने ऑप्शन है अर्जुन के सिंह, ऑप्शन बी है हमारे सामने विनीत एम शर्मा, ऑप्शन सी हमारे सामने समीर वी कावत, और ऑप्शन डी हमारे सामने पुरुषोत्तम एल राव। और इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी समीर वी कामत, जो इस जगह के लिए जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे, जो अब रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त कर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी समीर वी कामत। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के नए निदेशक बने हैं, डायरेक्टर कौन बना है? ए है ऑप्शन हमारे सामने देवाशीषा मोहंती, ऑप्शन बी हमारे सामने विक्रम सरदेसाई, ऑप्शन सी हमारे सामने राहुल चतुर्वेदी, या ऑप्शन डी हमारे सामने राम सिंह खन्ना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारे सामने ऑप्शन ए देवाशीषा मोहंती। इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात जानने काबिल है कि मोहंती वर्तमान में संस्थान में स्टाफ साइंटिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, इसके पहले वो उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के 1987 बैच के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी राजेश
वर्मा को जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त हो गए हैं, उनकी जगह पर उनका स्थान लेंगे। ठीक है, उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक। और जब से श्री राजेश वर्मा जी की नियुक्ति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में की गई थी, तब से ये जो स्थान था, ये पद था, वो रिक्त पड़ा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है एनआईआई के नए निदेशक कौन है? ऑप्शन ए देवाशीषा मोहंती। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे सामने 18 अगस्त, ऑप्शन बी हमारे सामने 19 अगस्त, ऑप्शन सी हमारे सामने 21 अगस्त, और ऑप्शन डी है हमारे सामने 22 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी 21 अगस्त। 21 अगस्त को वरिष्ठ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है। और इस दिवस के को मनाने जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को वृद्ध लोगों की स्थिति के बारे में ज्यादा जागरूक बनाया जाए। और इस वर्ष इस दिवस की जो थीम थी वो थी द रिजिलियंस एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द ओल्डर विमेन। ठीक है, हम फिर से ये जो थीम थी उसको रिपीट कर रहे हैं, द रिजिलियंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओल्डर वीमेन। ठीक है, ये इस साल की थीम थी, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी 21 अगस्त। ठीक। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? ऑप्शन है हमारे सामने, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी सिंगापुर। ठीक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी जापान। जापान में दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की गई है, जिसमें एक बस को ट्रेन की पटरियों पर भी दौड़ते हुए देखा जा सकेगा। ठीक है, यह डुअल मोड व्हीकल एक मिनी बस की तरीके से दिखेगी। ठीक है, और सड़क पर सामान्य रबड़ के टायरों के ऊपर चलेगी। ठीक। वहीं जब इसके टायरों को इंटरचेंज किया जाता है तो स्टील के पहिए वाहन को रेल ट्रैक पर उतारते हैं, जिसके बाद प्रभावी रूप से इसे ट्रेन की गाड़ी में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारे सामने ऑप्शन सी जापान। ठीक। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कि विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 13 अगस्त, या ऑप्शन डी 14 अगस्त। ठीक। तो ये हम बता दें कि 13 अगस्त ऑप्शन सी 2022 को दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था। ठीक। साथ में हम सभी को यह भी बता दें, इस दिवस को हर वर्ष इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में जागरूक बनाया जा सके, और जो उनके मन में मिथ्या बातें हैं, मिथक बात है, जो झूठ भरा हुआ है, उसको दूर किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन सी 13 अगस्त। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है हमारे सामने 12 अगस्त, ऑप्शन बी है हमारे सामने 13 अगस्त, ऑप्शन सी है हमारे सामने 15 अगस्त, और ऑप्शन डी है हमारे सामने 10 अगस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए 12 अगस्त। 12 अगस्त 2022 को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था, और इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य है कि युवाओं को आगे बढ़ाने का, ठीक है, ये मौका दिया जाए, उनको उनके बारे में आगाह किया जाए, और जो और
उनके सामने जो मौके हैं, उनके लिए क्या क्या मौके हैं आगे बढ़ने के, उसके बारे में भी उनको बताया जाए और वो मौके उनको उपलब्ध कराए जाएं। जो इस वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी, वो थी इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। हम फिर से उसको रिपीट करते हैं, इंटर जनरेशनल सॉलिडेरिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस। ठीक है, इसकी थीम थी। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन ए, 12 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारे सामने 77वीं, ऑप्शन बी है हमारे सामने 79वीं, ऑप्शन सी हमारे सामने 80वीं, या ऑप्शन डी है हमारे सामने 84वीं। ठीक है, तो 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन, जिसको हम कहते हैं अगस्त क्रांति दिन, ठीक है, इस नाम से भी इसको हम जानते हैं, उसकी 80वीं 80वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। मतलब कि ऑप्शन सी ये हमारा सही ऑप्शन यहां पर बनता है। जो बात बताने काबिल है, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसी दिन परम पूजनीय महात्मा गांधी ने करो या मरो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, 80वां। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, कब मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे सामने 5 अगस्त, ऑप्शन बी है हमारे सामने 7 अगस्त, ऑप्शन सी है हमारे सामने 8 अगस्त, और ऑप्शन डी हमारे सामने 11 अगस्त। तो हम यहां पर सबको बता दें कि ऑप्शन बी 7 अगस्त 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया था। ये बता दें कि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, और इसी दिन कोलकाता, मतलब कि 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, शुरू किया गया था, और इसी दिन कोलकाता में टाउन हॉल में एक महाजनसभा में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। भारत सरकार ने इसी दिवस की याद में, इसी दिन की याद में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन बी, 7 अगस्त। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर, और यह प्रश्न कहता है भारत में 10 नए रामसर स्थल शामिल होने के बाद अब ऐसे स्थलों की कुल संख्या हो गई है। ऑप्शन ए 57, ऑप्शन बी 64, ऑप्शन सी 69, ऑप्शन डी 73। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी 64। भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या 10 नए भारतीय स्थलों के रामसर सूची में शामिल होने से 64 हो गई है। जो चीज यहां पर बताने काबिल है वो ये कि इस सूची को बनाने का उद्देश्य आर्द्र भूमियों को का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करना है, और इसको सुरक्षित रखना, कंजर्व करके रखना भी है, जो इनके पारिस्थितिकी तंत्र
घटकों, प्रक्रियाओं और लाभों के संरक्षण के जरिए वैश्विक जैविक विविधता की सुरक्षा, ठीक है, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, उसकी सेफ्टी और मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उसको बनाए रखने की जरूरत है। और इसी के लिए ये जो स्थल हैं उनकी संख्या बढ़ाई भी गई है और इनको कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रखने की कोशिश भी की जा रही है। तो यहां पर हमारे सामने सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 64। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। और यह प्रश्न कहता है विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लाइन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अगस्त, ऑप्शन बी 11 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो यहां पर हम सबको बता दें कि यहां पर सही उत्तर है हमारा ऑप्शन ए 10 अगस्त। 10 अगस्त 2022 को दुनिया भर में वर्ल्ड लाइन डे, ठीक है, विश्व शेर दिवस मनाया गया था। ये बात जानने काबिल है कि ये जो दिन मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, वो प्रतिवर्ष शेरों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और लोगों बीच में जो शेरों की आबादी घट रही थी, ठीक, तो उनकी घटती आबादी को रोकने के लिए, उनके संरक्षण के लिए और उस पर जोर देने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिप्तेरजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, तो दो राज्य जहां के वो पहले राज्यपाल थे उसके बारे में हमको बात करनी है कि किन दो राज्यों के वो पहले राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे सामने झारखंड और बिहार, ऑप्शन बी है हमारे सामने झारखंड और असम, ऑप्शन सी है हमारे सामने पंजाब और असम, और ऑप्शन डी है हमारे सामने हरियाणा और उड़ीसा। ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी झारखंड और असम। ठीक है, सैयद सिप्ते रजी जिनका अभी 83 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ है, वो झारखंड और असम राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, और जो बात ध्यान रखने काबिल है, जानने काबिल है कि सैयद सिप्ते रजी का जन्म 7 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश में रायबरेली में हुआ था। ठीक है, और वो 2004 से लेकर के 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के पद पर रहे और उसके बाद कुछ समय तक वर्ष 2009 में ही असम के राज्यपाल की पोस्ट पर भी वो रहे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हमारा ऑप्शन बी झारखंड और असम। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। और ये प्रश्न कहता है कि आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन ए है हमारे सामने एम के चक्रधर, ऑप्शन बी है हमारे सामने के वी सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है हमारे सामने जेपी प्रजापत, ऑप्शन डी है हमारे सामने एस के सिन्हा। ठीक है, तो ये हम बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी के वी सुब्रमण्यम, जो आरबीआई और सेबी की एक्सपर्ट कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं और उनको आईएमएफ की तरफ से भारत में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, आईएमएफ जो लिखा हुआ भी ऊपर में, ठीक, और ये के बी सुब्रमण्यम को। ठीक है, ये बात यहां पर जानने काबिल है कि यहां इस पद पर वो डॉक्टर सुरजीत एस भल्ला इनका स्थान लेंगे। और यहां जो के वी सुब्रमण्यम साहब हैं उनका कार्यकाल नवंबर 2022 से शुरू होगा और 3 साल की अवधि तक, 3 इयर्स, ठीक है, और या फिर अगला आदेश आने तक जो भी पहले होता है, ठीक है, उस तक वो इस पद के ऊपर कार्य करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी
के.वी. सुब्रमण्यम। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करना, ठीक, हमारे वीडियोस को देखना, उनको लाइक करना और अपने ऑब्जर्वेशन कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बहुत जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।